नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। आज महाराष्ट्र की बात करेंगे इस ख़ास प्रोग्राम में मुद्दा आज के में, और दरअसल जानेंगे समझेंगे कि महाराष्ट्र में अब जो एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है। हालांकि उस सुनवाई की तारीख थी लेकिन उसको टाल दिया गया चुनाव आयोग के भीतर। और इस समय अगर देखा जाए तो दोनों ही पक्ष के द्वारा जो तमाम सबूत चुनाव आयोग के समक्ष पेश किए गए हैं उससे यही माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में। लेकिन उससे अलग देखा जाए तो यहाँ पर कई और बड़े मामले हैं जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि दरअसल अगर इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग का फैसला आ जाता है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोर्ट का इंतज़ार दोनों ही गुटों को करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय अगर बात की जाए तो लगातार एकनाथ शिंदे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे गुट पर हावी हो रहे हैं, पार्टी के भीतर उनके कई लोग मौजूद हैं और हर महीने की अगर बात की जाए तो पार्टी में कोई ना कोई टूट देखने को मिल ही जाती है। और ऐसे में रिसेंट की बात की जाए तो नासिक में जिस तरीके से कई जो है पूर्व नेताओं ने पार्टी को छोड़ा, एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन किया, तो ऐसे में उन तमाम आरोपों को अगर देखा जाए उनके द्वारा जो तमाम बातें कही गई वो यही थी कि पार्टी पर जो नियंत्रण उद्धव ठाकरे का होना चाहिए था वो दरअसल उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज तलाशेंगे। जो सहयोगी यहाँ पर न्यूज़ रूम में बैठे उनसे समझेंगे कि दरअसल इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है और वाकई जिस तरीके से तमाम बातें इस वक्त राजनीतिक गलियारों में हो रही है उसमें क्या दम है, और साथ ही क्या उद्धव ठाकरे को जो तमाम उम्मीदें चुनाव आयोग से, क्या चुनाव आयोग का फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। हालांकि चुनाव आयोग के कई सूत्रों की माने या फिर जानकारों की माने तो उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का पक्ष काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। देखिए, एकनाथ शिंदे का पक्ष जो है वो मजबूत है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे, चाहे वो शिवसेना पार्टी पर दावा करने की बात हो या चुनाव चिन्ह की बात करी जाए, तो तमाम चीज़ों पर वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और अध्यक्ष पद की अगर बात करी जाए तो उस पर भी कहीं ना कहीं वो दावा करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करी जाए तो एक बड़ा पॉइंट है जिसको लेकर कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल, जो उद्धव ठाकरे के वकील हैं, वो कोर्ट में दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से शिवसेना पार्टी की अगर बात करी जाए तो एकदम से आके विधायक कोई अगर ये दावा कर देगा कि ये पार्टी मेरी है या फिर आपकी, इस तरीके से, तो कोर्ट जो है वो उसको कैसे मानेगा, या फिर कोई किसी और इंसान के लिए भी ये मानना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर शिंदे की बात करी जाए तो वो उद्धव ठाकरे की ना ही परिवार से आते हैं और ना ही अगर उसके गठन की बात करी जाए कि जब पार्टी का गठन हुआ था तब उसमें शामिल थे। तो इस तरीके की चीजें कहीं जरूर जा रही हैं। हालांकि इस वक्त दावा देखा जाए तो काफी मजबूत है, लेकिन ये जो कहानी है, ये पूरा जो सियासी मामला है, ये एक तरह से पलटता हुआ नजर आएगा कुछ वक्त बाद। अगर ऐसे में अगर देखा जाए तो कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से सत्ता गठन के बाद लगातार ये बातें कह रहे थे कि अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी और एनसीपी से दूरी बना ले तो फिर हो सकता है कि शिवसेना एक हो जाए। क्या इस बात में दम है और क्या ये वाकई सही मायनों में हमको देखने को मिल सकता है? हालांकि उद्धव ठाकरे का जिस तरीके से इस वक्त रवैया देखने को मिल रहा है और लगातार एकनाथ शिंदे के खिलाफ आक्रामक रहते हैं, और इसी वजह से अगर अभी की बात की जाए हालिया दिनों की तो वो बाला साहब ठाकरे का जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है एकनाथ शिंदे के द्वारा, उसमें उनको निमंत्रण मिलने के बाद वो नहीं पहुंचे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का इस तरीके का दावा, क्या उसमें हकीकत है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने भी बताया और हमने अभी अपनी रिपोर्ट्स के जरिए बताने की कोशिश की थी कि जो निमंत्रण पत्र था उसमें नाम ही नहीं था। अगर उद्धव ठाकरे की बात करी जाए तो उनका नाम नहीं था और इसी नाराजगी की वजह से शायद वो नहीं पहुंचे थे। और बाद में जो है ये इस तरह की तमाम दलीलें दी गई थी कि जो सरकारी पद पर होता है उन्हीं का नाम होता है, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऐसे तमाम नाम शामिल थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बयानबाजी का दौर है और जो शिंदे ने सरकार चलती हुई उद्धव ठाकरे की गिराई थी, कहीं ना कहीं ये नाराजगी थी। हालांकि ये भी कहा गया कि अगर वो पहले बता देते तो तमाम और तरह की चीजें की जा सकती थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शिंदे जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे और कहीं ना कहीं सिर्फ पद की लालसा थी, क्योंकि राजनीति में जब कोई विधायक होता है और इतनी बड़ी पार्टी में विधायक के तौर पर काम करता है तो पैसे की कमी किसी के पास भी नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं जो पद की बात है वो अगर शिंदे शिवसेना में कोशिश करते तो शायद मुख्यमंत्री ना बन पाते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बगावत की और तोहफे के रूप में उन्हें भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का पद दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं लड़ाई सारी सिर्फ इसी की थी। अभी की अगर बात की जाए तो बाला साहब ठाकरे को लेकर के एकनाथ शिंदे गुट जो लगातार चल रहा है और कहीं ना कहीं वो खुद को बतला रहे हैं कि असली शिवसैनिक वो हैं, न कि उद्धव ठाकरे हैं। तो ऐसे में क्या जनता इस बात को कबूल कर पाएगी कि बाला साहब ठाकरे के सही विचारों को लेकर उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे चल रहे हैं? हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी
की बात की जाए तो इस तरीके के जो तर्क हैं उद्धव ठाकरे के द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे गुट खास तौर से अगर बात की जाए तो वो अगर कांग्रेस पार्टी या एनसीपी के साथ गठबंधन कर रहा है तो इससे ये नहीं कि वो उन्होंने हिंदुत्व की उस विचारधारा को छोड़ दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर में पीडीपी से महबूबा मुफ्ती से गठबंधन की थी। तो ऐसे में कहा जा रहा है क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचारों को छोड़ दिया था, अपने विचारों को तर्क कर दिया था? इस तरीके की दलीलें जो रखी जा रही है, तो इस पर क्या माना जाए कि जनता विश्वास कर पाएगी कि बाला साहब ठाकरे के सही विचारों को लेकर एकनाथ शिंदे चल रहे हैं? देखिए, बाला साहब ठाकरे के विचार जितने अलग थे, आज के वक्त की अगर बात करी जाए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके विचारों पर चलती हुई नजर नहीं आ सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो लगातार उसका एक ही राजनीति में एम रहता है, वो होता है सरकार बनाना। और जिस तरीके से सरकार गिराती हुई वो नजर आती है, अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए वहां पर भी सरकार गिराई, महाराष्ट्र की बात करी जाए वहां पर भी सरकार गिराने का काम करा। तो विचारधारा की अगर बात करी जाए तो उद्धव ठाकरे के साथ साथ शिंदे के लिए भी बाला साहब ठाकरे के जो विचारधारा थी उस पर चलना काफी मुश्किल काम है। और जिस तरीके से आपने बताया कि पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करा था कश्मीर में, कुछ इसी तरह का काम जो है, इस तरह का भी नहीं बोलेंगे, हालांकि जिस तरीके से सरकार बनानी थी और कांग्रेस का समर्थन मिला तो उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाने में जो है वो देरी नहीं लगाई। तो जिस तरीके का आरोप शिंदे लगाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है, वो बिल्कुल बेकार का जो आरोप है वो है, क्योंकि कोई भी राजनीति में अपना जो जब उतरता है, पार्टी बनाता है, तो उसका यही एक मकसद होता है कि वो एक ना एक दिन जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा और अब सत्ता में अपनी पार्टी को बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये आप कह सकते हैं कि तर्कहीन बातें हैं, लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले पर जिस तरीके से आप कह सकते हैं उद्धव ठाकरे उनकी दुहाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी या एकनाथ शिंदे गुट उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने उस विचारधारा को छोड़ दिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उस विचारधारा को छोड़कर पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाया था जम्मू कश्मीर में? हालांकि ऐसे और इस तरीके के मुद्दे लगातार और भी उठेंगे, क्योंकि अभी की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि बीएमसी चुनाव का जिस तरीके से महत्व है, चुनाव के तौर पर अगर देखा जाए तो सेमीफाइनल के रूप में उस चुनाव को देखा जाता है। जिसकी भी सत्ता होती है राज्य में भी उसकी सत्ता के आने की उम्मीद जो है वो जताई जाती है। इसी खास मुद्दे पर एक दो प्रश्न ले लेते हैं। मेरे साथ कशिश है। दरअसल इस समय अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव से जोड़ करके इन तमाम मामलों को देखा जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे अलग अलग नए नए तरीके के मुद्दे जो है उभर करके सामने आ सकते हैं। और इसी कड़ी में आप कह सकते हैं कि इस समय एक बड़ा मुद्दा जो है वो इस बात को लेकर के कि बाला साहब ठाकरे की तस्वीर को लगा करके एकनाथ शिंदे राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या बाला साहब ठाकरे की तरह एकनाथ शिंदे को राजनीति में उस ऊंचाई पर पहुंचाएगी? क्योंकि बाला साहब ठाकरे कभी सत्ता का हिस्सा नहीं रहे, वो उन्होंने सत्ता को कंट्रोल किया लेकिन सत्ता का हिस्सा नहीं रहे। और यही सवाल पूछा गया है उद्धव ठाकरे को। देखिए, यहाँ पर पहले तो मैं बात कर लूँ शिंदे की। यहाँ पर उन्होंने सुबह में भी जानकारी दी थी, उन्होंने खुद ये बयान दिया था कि एक पाकिस्तान जो डरता था पाकिस्तान, वो सिर्फ यहाँ पर बाला साहब ठाकरे जी से ही डरता था और किसी से यहाँ पर कोई खौफ नहीं खाया पाकिस्तान में, इस तरीके की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लेकर ये भी कहा कि यहाँ पर बाला साहब ठाकरे जी हिंदुत्व की राह पर चलने की बात करते थे, मुसलमानों से कोई नफरत नहीं करते थे, लेकिन हाँ हिंदुओं से ज़्यादा प्यार करते थे। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से उल्टा करते नजर आए। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि भगवा रंग को हमेशा आगे रखना है, तो उद्धव ठाकरे ने कभी वो तवज्जो नहीं दी। यहाँ पर सीएम बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं यहाँ पर बाकी ऐसी पार्टियों को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी जो पार्टियों को यहाँ पर बाला साहब ठाकरे जी नहीं देते थे। लेकिन आपका जो सवाल है कि क्या जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर बाला साहब ठाकरे जी को माना था, क्या उस तरीके से शिंदे को भी मानेंगे? तो ये देखिए, वो तो आने वाले चुनाव यहाँ पर बता पाएंगे। जो लोकसभा चुनाव होंगे वो आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी यहाँ पर चुनौती है शिंदे के सामने कि वो खुद को अच्छे से साबित कर पाते नहीं, क्योंकि अगर उनके सांसद ज़्यादा जीते तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कि जनता ने यहाँ पर शिंदे को पसंद किया, उद्धव को तो कभी किया ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि इस समय महाराष्ट्र की सियासत में ये बात तय है कि लगातार इस तरीके की बातें उठाई जाएगी, चाहे वो सत्ता पक्ष के द्वारा कहें या फिर विपक्ष के द्वारा कहें। लेकिन इस वक्त अगर कहा जाए तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि चुनाव आयोग से लेकर के कोर्ट का फैसला आना है। और ऐसे में एकनाथ शिंदे को लगातार जिस तरीके से बहुमत मिल रही है, आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद भी उद्धव ठाकरे के द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि अनुचित तरीके से एकनाथ
शिंदे गुट को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो चुनाव आयोग की तरफ से ही क्यों ना हो। और ये भी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि वो दोनों नेता मिलकर के फिर से एक बार शिवसेना को एक करे और सत्ता का हिस्सा बने, क्योंकि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को हमेशा आगे रखना चाहेगी। तो ये कई सवाल हैं जिसको लेकर के अभी भी जवाब का इंतज़ार बना हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।